दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के संभावित प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए जीएस एवं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें जरूर देखिए दोस्तों। ये ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे और साथ ही सभी परीक्षाओं के लिए ही बेहद उपयोगी हैं। आप सीजी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी हायर सेकेंडरी, यूपी पेट टेट, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। आइए सीधे एमसीक्यू पे चलते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। दोस्तों, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? आप बताएं। इसको क्षोभ कहते हैं, दया कहते हैं, दुख कहते हैं, कृपा कहते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप उसे टिक करके बताएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप के कितने प्रश्न इसमें से सही हुए। अपना आकलन करिए। और दोस्तों, अभी तक आपने जो है अपनी तैयारी के लिए पूरी तरह से समर्पण नहीं बनाया है तो समर्पण बनाइए और आइए मिल के तैयारी करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी ये। और आपको लास्ट में प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी विषयों से आपको इसमें मिल जाएंगे। बताइए आपका उत्तर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है दुख। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? दुख कहा जाता है। सफलता न मिलने पर दया, कृपा या क्षोभ नहीं कहा जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? विभूषा कहेंगे, आप देखें इसको, या कि बुभूषा कहेंगे, या कि विभूषा या बुभूषा। तो आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि खाने की जो इच्छा है दोस्तों, इस खाने की इच्छा क्या कहते हैं? बुभूषा कहते हैं। ठीक है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? कुंदन का पर्यायवाची शब्द हेम, दुश्मन, स्वजन या मतंग। तो क्या होगा आप बताइए जो है कि कुंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, आप इन्हें बताएं। और इसका सही आंसर है कुंदन का सही पर्यायवाची दोस्तों इसका होता है हेम। दोस्तों, इसके अन्य पर्यायवाची हैं। स्वर्ण भी इसी का पर्यायवाची है, कनक, हिरण, सोना और कंचन, ये सभी, और हेम। तो ये ऑप्शन में आपका हेम दिया गया है। इस कुंदन का जो सही पर्यायवाची होगा वो शब्द होगा हेम। दोस्तों, सभी विषयों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। आइए देखते हैं दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। वा, फा, या और रा, इनमें से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? तो इसमें से जो दंतोष्ठ ध्वनि हो जाएगी दोस्तों, देखिए पूरा डिटेल हमने इसमें दिया है कि जो वा है ये दंतोष्ठ ध्वनि है। अब देख लीजिए कि जैसे कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। का, खा, गा, घा, हा, ये कंठ है। ये चा, छा, जा, जा, इया, या, सा, ये सब आपका तालव्य है। मूर्धन्य टावर्ग पूरा, ठीक है। उसके बाद रा और सा। दंत जो है ये तावर्ग पूरा, उसके बाद ला और सा। अनुनासिक होते हैं जो आपका ये अंगा कहते हैं, इया, ड़ा, ना, मा। जो पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों वो सब अनुनासिक होते हैं। और ओंठों से जो बोला जाता है, ओष्ठ से, वो पा, फा, बा, भा, मा। इन्हें अब आप याद रखिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन 1 दंतोष्ठ। आगे देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना आप जान रहे हैं पाणिनि ने किया है। या अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पद्मावत में, या कि जयभट्ट के शिलालेख में। तो दोस्तों, आप जानिए कि इसका उत्तर क्या है और हमें बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारी क्लास के नाम से ही है, आप इस पे जरूर इसको ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। सभी विषयों की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। देखिए कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। दोस्तों, जयभट्ट जो थे ये गुजरात नरेश जो हैं, ये जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। राष्ट्रकूट नरेशों में 8वीं शताब्दी में यह लिपि प्रचलित थी और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज के राज्यादेशों में इस लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित रही है। तो देवनागरी लिपि जो आज हमारी, जो आप हिंदी ये देख रहे हैं, ये हिंदी देवनागरी लिपि में ही है। तो हिंदी की ये जो लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कब हुआ था? तो ये दोस्तों ये 7वीं 8वीं शताब्दी में है। और राष्ट्रकूट नरेश जो हैं उसमें भी ये हमारी जो लिपि है प्रचलित थी। ठीक है। और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज के राज्यादेशों में भी इस लिपि का प्रयोग किया गया है। यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। ये इस प्रश्न का दोस्तों डिटेल हो गया।
तत्सम शब्द आपको बताना है चत्वारी, अढ़ाई, मोर, बैन, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है आप बताएं कि तत्सम। तत्सम आप जानते हैं कि ज्यों का त्यों, मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं अगर उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द जो है चत्वारी को तत्सम कहते हैं। दोस्तों तत्सम जो है इसको आप जानिए कि संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बिना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान। किसके समान, तो संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। तो इसमें चत्वारी जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी अढ़ाई, मोर, बैन ये सब तद्भव शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? 1296, 1316, 1206, 1316, 1303 से लेकर 1334 तक, 1410 से लेकर 1437 तक। इसका सही आंसर टिक करें, आप बताइए, अपने दिमाग को लगाइए कि क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप देखिए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो सही अवधि 1296 से 1316। दोस्तों आप जानते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी के बाद इन्होंने जो है कड़ा मानिकपुर में, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जो है इसने अपने चाचा की हत्या करके जो है इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया था, दिल्ली की सत्ता पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इनका जो सही नाम पूछ लिया जाता है तो इनका ओरिजिनल नाम अली गुरसाब था और यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था जो 1296 से 1316 ईस्वी तक सुल्तान रहा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना चालू किया। प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आता है कि सैनिकों को नगद वेतन दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने देना प्रारंभ किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी हैं। दाग एवं हुलिया प्रथा पद्धति का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही फेमस है, आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। आगे देखते हैं दोस्तों, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आप बताएं, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, प्राइम मेरिडियन पर या अंटार्कटिका पर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। 8 दिन, दोस्तों ये प्रश्न संख्या 8 है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दोस्तों दिन एवं रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो ध्रुव होते हैं ये, इसमें देखें आप कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। ये कहाँ होती है? ध्रुवों पर होती है। अब ये आपको याद रहने वाला है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 हो जाएगा कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। इसे अब आपको याद रख लेना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कनाडा में, गुयाना में, वेनेजुएला में या ऑस्ट्रेलिया में? इसका उत्तर बताएं आप क्या है, बिल्कुल टिक करें आप। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो उसका नाम है साल्ट एंजिल, और ये वेनेजुएला में कैरोनी की सहायक नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। इसे भी अब आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, या कि 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, या 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो ये राष्ट्रीय गान जो सर्वप्रथम गाया गया, ये कहाँ गाया गया दोस्तों? तो ये दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था, जनगण मन, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना हमारे कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में ये स्वीकृत किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया। साल था 1911 और तारीख थी 27 दिसंबर। इसे अब आपको याद रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है, रोम में है? इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? और कमेंट में आप जरूर इसको लिखें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और ये भारत में होने वाली सभी परीक्षाओं और जो सीजी पुलिस का भी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में बिल्कुल उसके लिए रामबाण क्लास है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं सामान्य अध्ययन से, आप इन्हें जरूर अपने दिमाग में बिठाएं और 1 से 2 बार इस क्लास को देख लें, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है? वियना में है। और ये वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कब हुआ इसका गठन? तो 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो है गठन हुआ था।
ठीक, आगे देखते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों, और इसमें लीला सेठ भी इंपॉर्टेंट है, फातिमा बीबी भी इंपॉर्टेंट है, अन्ना चांडी भी इंपॉर्टेंट है, और सुनंदा पुष्कर भी। आपको चारों के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। बताइए कि आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी। दोस्तों ये मीरा साहिब फातिमा बीबी इनका पूरा नाम है, ठीक है, ये थी। और ये जो लीला सेठ हैं ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसके बाद ये लीला सेठ हो गई। अन्ना चांडी जो है दोस्तों, ये देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी थी, जो केरल की हैं, ठीक है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब आप बताएं पुल्लिकट झील कहाँ पर है, चिल्का झील कहाँ है, बुलर झील कहाँ है, सांभर झील कहाँ है। तो आप इसको मिलाने की कोशिश करें, इसको मैच करने की कोशिश करें कि क्या पुल्लिकट झील आपने पढ़ा है, तमिलनाडु में है। चिल्का झील आप कहाँ देखते हैं, उड़ीसा में देखते हैं। और बुलर झील आप कहाँ देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखते हैं। सांभर झील कहाँ देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं। तो जिसका ऑप्शन ए दिख रहा है ये सही है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, आप इसका बिल्कुल मिलान करके रखिए कि ये जो आपका मिलान इसमें दिखाया जा रहा है ये पूरी तरह से सही है, इसे आप याद रखिए, ठीक। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से कब हुआ था। तो दोस्तों ये जो आपको 4 तारीखें दी गई हैं, 2010 में आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में, हमारे देश की जो राजधानी है, वहाँ दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। इसे अब आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ हुआ था, 2010 में हुआ था, दिल्ली में। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक कब मिला था। तो दोस्तों पहले पदक की अगर बात किया जाए तो पहला पदक तो 1934 में ही मिल गया था, ठीक है। 1934 में ही मिल गया था। किसने लाया था, तो राशिद खान ने लाया था, जो रेसलिंग के थे, राशिद खान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला स्वर्ण पदक की बात है, तो पहला स्वर्ण पदक कौन लाया, तो पहला स्वर्ण पदक लाने वाले जो हैं ये 1958 में मिल्खा सिंह थे, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, मिल्खा सिंह जो हैं वो पहला स्वर्ण पदक ले आए थे। और 1934 में जो है जो पहला पदक आया था तो वो सिल्वर पदक था, ठीक है। ये आप देखिए कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक कौन लाया था, तो ये दोस्तों मिल्खा सिंह ने लाया था। 440 यार्ड स्पर्धा में ये पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया था। और ये ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो कार्डिफ में, जो कार्डिफ ओलंपिक है वहाँ पर मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक मिला था। इन्हें आप जरूर याद रखिए। किस महिला टीम को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो हम सभी दोस्तों अगर आप 2022 वाले राष्ट्रमंडल खेल अगर आप जो है देख रहे हों तो पहली बार इसमें महिला जो है क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। ये इसका सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा, तो हम सभी देख रहे हैं प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो ये दोस्तों पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा कि चौथे स्थान पर हमारा देश रहा। पहले स्थान पर हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथे स्थान पर भारत है। ये अभी जो ओलंपिक खेल बर्मिंघम में हुआ है 2022 का, वहाँ का ये डाटा है। बिल्कुल करंट्स के भी क्वेश्चन इसमें, कंप्लीट जीएस का प्रैक्टिस सेट है और ये बिल्कुल मॉडल पेपर हैं दोस्तों। 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक विजेता कौन था दोस्तों, निखत जरीन, शरद कमल, मीराबाई चानू, संकेत सरगर। तो संकेत सरगर के बारे में आप पढ़ें। आइए डिटेल देखते हैं कि संकेत सरगर को जो है क्या मिला था, तो संकेत सरगर ये पहला स्वर्ण पदक 2022 में जो भी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं पहला स्वर्ण पदक ले आने वाले व्यक्ति यही हैं। और इसके देखें कि निखत जरीन जो है किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो बॉक्सिंग की हैं और बॉक्सिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। दोस्तों शरद कमल के बारे में याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ये टेनिस में इन्होंने गोल्ड दिलाया है। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वेट लिफ्टिंग में संकेत सरगर ने सिल्वर पदक प्राप्त किया था 55 किलोग्राम श्रेणी में। तो राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक कौन दिलाया, ये 2022 में, तो ये संकेत सरगर। ये करंट्स का क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर याद रखें।
राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक विजेता कौन है? तो अब आपको यहाँ मिल जाएगा कि राशिद अनवर जो हैं ये पहले पदक विजेता हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। ये आप देखिए कि पहली बार स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने दिलवाया था, किंतु मात्र अगर पदक की बात की जाए तो ये राशिद अनवर रेसलिंग में 74 किलोग्राम में 1934 में इन्होंने जो है पदक भारत के लिए दिलवाया था। और इस समय हमारा देश गुलाम था, चूँकि ये औपनिवेशिक काल में जो है कहा जाएगा अगर पहले पदक की बात की जाए। और अगर स्वतंत्र भारत के पहले पदक की बात अगर की जाएगी तो वो मिल्खा सिंह होंगे। पूरी तरह से ये सही होगा। आगे देखते हैं गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? जयदेव, कालिदास, प्रेमचंद्र, सोमदेव। तो दोस्तों जो गीत गोविंद जानते हैं बहुत ही फेमस रचना है, इसके रचनाकार जयदेव थे। आइए जयदेव के बारे में भी जान लेते हैं। जयदेव दोस्तों बंगाल के सेन वंशीय राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और गीत गोविंद में पुस्तक का नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें वर्णन किसका है? तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है हमारे गीत गोविंद में। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पर्वतों की श्रृंखला कौन सी है? आल्पस, हिमालय, एंडीज, तिब्बत। अपना आंसर टिक करिए। और वीडियो को दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए देखते हैं कि इसका जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतों की श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है। अब एंडीज पड़ती कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत जो है वो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे ऊंची हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। मनुष्यों में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं आपको ये बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30, 31, 37, 40। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मनुष्यों में जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्ज बनता है जो है। ठीक, तो स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो ये 31 होती हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिए। दोस्तों बायोगैस मुख्यतः पाई जाती है। अब आपको बताना है कि प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन किसमें है? मुख्यतः बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जो मीथेन है ये मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। यही आपका ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। बायोगैस मुख्यतः पाई जाती है किसमें? तो ये मीथेन में पाई जाती है। अब आप इसे जरूर याद रखिए। दोस्तों बायोगैस मीथेन में पाई जाती है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होने वाली गैस है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है और इसकी मात्रा 50 से 75% तक होती है बायोगैस में मीथेन की मात्रा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसे जरूर याद रखिए। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन 1 जो है आपका 80 दिन, 90 दिन, 120, 140। अब बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जो समय होता है 105 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है दोस्तों। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और मानव रक्त की खोज जो किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। इन्हें भी आप याद रखना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का जो है सुचालक है तो और उत्तम लुब्रिकेंट है, चारकोल, फाइबर, हीरा, लैंप ब्लैक। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट हीरा और कार्बन का अपरूप है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क सेल विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड के रूप में भी किया जाता है। और पेंसिल के सिक्के के रूप में जो पेंसिल या आप देखते हैं जो इसमें ये इसकी नोक रहती है तो ये भी इसी ग्रेफाइट की बनी होती है। इसे आप जरूर याद रखिए। दोस्तों आगा खां गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। आप बताएं आपका आंसर क्या है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, इनमें से क्या है? आपका ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, क्या है? आगा खां गोल्ड कप को अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाइए तो आपको मिलेगा कि इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। दोस्तों फुटबॉल के लिए आप देखते हैं कि डूरंड कप भी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी का भी संबंध फुटबॉल से है और आगा खां गोल्ड कप का संबंध भी फुटबॉल से है। दोस्तों ध्यानचंद ट्रॉफी अभी हम सभी लोगों ने खेल दिवस मनाया तो ये ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के दिन ही खेल दिवस मनाया जाता है। तो और ये खेल हॉकी के लिए है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। नारंगी कप का संबंध बैडमिंटन से है।
रणजी ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है और नेहरू ट्रॉफी नौका रेस से संबंधित है। इन्हें भी आपको प्रश्नों को डिटेल को भी पढ़ते चलना है, इनको देखते चलना है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद। तो आप विनोबा भावे जो इस प्रश्न के सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। आप देखिए कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को जमीन का जो पहला दान मिला था ये आंध्र प्रदेश में मिला था 18 अप्रैल 1951 के पोचमपल्ली में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में इन्हें पहला भूमिदान मिला था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो गांधी जी को तो हम सभी लोग जानते हैं, हिंद स्वराज इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि गांधी जी ने दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये हिंद स्वराज पुस्तक इन्होंने लिखा गांधी जी ने। और यंग इंडिया भी इनकी एक बहुत ही प्रमुख रचना है। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये हमारे दादा भाई नौरोजी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आप इस क्लास के रेफरेंस को पूरा देखते पढ़ते चलें, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम इसमें देने वाले हैं। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? 3 जनवरी, 7 फरवरी, 4 जुलाई या 3 दिसंबर। ठीक है, इसका आप अपना आंसर टिक करिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं। दोस्तों किस तारीख को? तो ये तारीख है 3 जुलाई और इसी को उपसौर भी कहा जाता है। और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है तो इसको अपसौर कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। और पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे नज़दीक या पास कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। और सबसे दूर पूछ लिया जाए तो वो 4 जुलाई आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, और इसी को अपसौर कहा जाता है, इसे भी हमें बिल्कुल याद रखना है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, महाभारत। इसे बताइए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आपको जरूर आना चाहिए कि सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है, सत्य कभी हार नहीं सकता है, ये हमारे पुराणों में कहा गया है। और वर्तमान भारतीय राजनीति और कानूनों में भी हम देखेंगे कि हम लोग जो है कब सत्य की जीत होती है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से में लिया गया है। और इसी उपनिषद में, मुंडकोप उपनिषद में तो जो है इसकी तुलना टूटी नाव से की गई है। इन्हें हमें बिल्कुल याद रखना है। मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? इसकी खोज किसने की? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त संचार जो है इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज हम सभी जानते हैं कि इसकी खोज जो ऑप्शन 3 है आपका विलियम हार्वे जो हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए इनकी डिटेल को देखते हैं कि विलियम हार्वे जो है इन्होंने क्या किया? मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। और दोस्तों रक्त जो होता है ये तरल संवहनी संयोजी एक ऊतक है जिसमें हीमोग्लोबिन, प्रोटीन आदि की उपस्थिति में जो है रुधिर कणिकाएं बनी होती हैं। ठीक है, तो आप इसे जान लें कि मानव शरीर में रक्त का संचार कैसे होता है। तो इसकी खोज जो की है, इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, आगे देखते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? स्कंधास्थि, हंसली, टिबिया या उर्बिका। तो आपका जो उर्बिका है इसी को आप फीमर के नाम से जानते हैं, ये जांघ की हड्डी होती है, इसी को हिंदी में उर्बिका कहते हैं। और ऑप्शन जो है 4 जो है आपका इसमें पूरी तरह से सही है कि उर्बिका जो है आपके सबसे बड़ी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी उर्बिका है जिसे फीमर भी कहा जाता है। और यह पैर में होती है दोस्तों, ये जांघ से लेकर नीचे पैर तक में बटी होती है, इसीलिए इसे सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। इसे भी आपको याद रखना है, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, देखिए कि विजयनगर साम्राज्य दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और इसी के दक्षिणी तट पर स्थित है हमारा विजयनगर साम्राज्य। आगे देखते हैं कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। इसका आंसर आप टिक करिए, इसका आंसर क्या है? और आपने कितने प्रश्न अभी तक सही किए उन्हें जरूर बताइएगा। भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही प्रदूषित नदी है और इसका जो उद्गम होता है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। ये पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है और उसके बाद हुगली नदी कहाँ मिल जाती है? सीधे समुद्र में मिल जाती है। और इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, इसे भी आपको
याद रखना है। आगे देखते हैं, मूक घाटी या साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली हमारे जो शिक्षा का सबसे सुप्रीम पावर है वहाँ पर हमारी स्थित है। क्या? साइलेंट वैली। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य भी हमारा केरल है। ऑप्शन एक आपका इसमें सही हो जाएगा कि दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित है साइलेंट वैली। और दोस्तों इसी के नाम से साइलेंट वैली एक राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है। और ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो पलक्कड़ जिले में पड़ता है। इसे भी दिमाग में बैठा के रखना है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, पद्मनाभ। तो आप बताएं कि आपका आंसर इसमें क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हमारे या मूल संस्थापक आदिनाथ या ऋषभदेव थे। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। महावीर स्वामी का जो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जो महावीर यहाँ लिखा गया है, और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन को चलाया। और इनका जन्म स्थान पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी का, तो ये कुंडग्राम में हुआ है। इसे भी दिमाग में बैठा के रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड किस योजना में लागू हुआ दोस्तों? 1955 से 96 में जो है, 1995 96 में, 98 99, 2000 2001 और 4 या 5 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लागू हुई ये 1998 99 में ये योजना लागू हुई। और ये कृषि कार्य हेतु समय समय पर ऋण या लोन उपलब्ध कराने की जो योजना है यही इसी योजना को कहा जाता है किसान क्रेडिट कार्ड या KCC। ठीक है। समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है दोस्तों? आपको बताना है। तो औसतन खारापन इसका कितना होता है? 3.5 इसका औसतन खारापन होता है। इसे जरूर आप याद रखिए। और आइए इसकी डिटेल को देखते हैं कि 3.5% जो समुद्री जल का औसत तापमान है इनका औसतन दोस्तों ये जो खारापन है ये 3.5 होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि 35 भाग नमक प्रति 1000 ग्राम में आपको मिलेगा। ठीक है। समुद्री जल की लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार और उनके जल के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसे भी याद रखिए। और अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। कौन सा शिलालेख है? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि हमारा शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है ये खरोष्ठी लिपि में है। और ये सारनाथ और धौली ये सब जो है खरोष्ठी लिपि में नहीं है। ये आप देखते हैं कि इनकी लिपि में जो है ब्राह्मी लिपि, अरमेइक लिपि और ग्रीक लिपि का भी उपयोग इनके शिलालेखों में किया गया है। और यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों शाहबाजगढ़ी, अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और इस स्थल को 2004 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस आपको बिल्कुल ही याद रहता है, लेकिन प्रश्न के मॉडल बदल रहे हैं, इसलिए आप इस क्लास को जरूर एंड तक देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। तमिल, पाली, संस्कृत, हिंदी। तो जो हमारी संस्कृत है, जो हमारी देववाणी है, इस देववाणी में मुद्रा राक्षस की रचना की गई है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना संस्कृत भाषा में की गई, जो एक नाटक है दोस्तों। ये 4वीं शताब्दी में किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस मुद्रा राक्षस में वर्णन किसका है? चंद्रगुप्त एवं चाणक्य के राजनीतिक निपुणताओं का वर्णन इसमें किया गया है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो हम सभी जानते हैं कि आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। दोस्तों प्रकीर्णन जो होता है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, और जिसके कारण आकाश का रंग जो है वो नीला आपको दिखाई देता है। ठीक है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दा, आँख, मस्तिष्क या आंत से? तो ये प्रभावित किससे होता है ये बताना। अल्जाइमर रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क है ये हमारा अल्जाइमर रोग में प्रभावित होता है। और इसमें क्या है, हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इन्हें भी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। निम्न में से रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये रक्त कैंसर को जो कहा जाता है रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया, ल्यूकेमिया या इनमें से कुछ नहीं। तो आप बताएं कि ये ल्यूकेमिया क्या होता है। ठीक है। और इसी जो ल्यूकेमिया है, इसी ल्यूकेमिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर कहा जाता है। और ये श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कैंसर में क्या है जो दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये इनकी अनावश्यक जो वृद्धि होने लगती है तो उसी को जो है कैंसर कहा जाता है। यही कैंसर जो है कैंसर के नाम से उसको हम जानते हैं। फेलोपियन ट्यूब का काटना और बांधना क्या कहलाता है?
दोस्तों ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन या हिस्टेरेक्टोमी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये ट्यूबेक्टोमी जो है इसको कहा जाता है क्या, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना, ये क्या है, ट्यूबेक्टेक्टोमी है। और ये महिलाओं में गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका है कि जो नसबंदी वगैरह आप देखते हैं जो पुरुषों के लिए था, तो फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना ये ट्यूबेक्टेक्टोमी कहलाता है और ये महिलाओं के लिए गर्भ निरोधन का एक स्थायी तरीका है। अगला प्रश्न देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वित्तीय, पर्यटन या कृषि। तो जो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड आप समझें रीढ़ की हड्डी, ठीक है, उसी को मेरुदंड कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो जो हमारा कृषि क्षेत्र है दोस्तों ये क्या कहलाता है, मेरुदंड कहलाता है। और आज भी जनसंख्या का 60% हिस्सा कृषि से अपनी जीविका चलाता है और भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है, इसलिए हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं इससे जो है पूरी तरह से कच्चे माल इनको मिलते हैं, इसलिए ये आज भी जो है ये मेरुदंड कहलाता है हमारी अर्थव्यवस्था का। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। इसे आप देखें कि वित्त मंत्रालय द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री सर्वे को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं, इसे भी याद रखना है। आर्थिक सर्वे विगत वर्ष की अर्थव्यवस्था का सार होता है, साथ ही विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी होती है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, लाल मोहन, मदन मोहन मालवीय, आनंद चारुलू, बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी अखबार की स्थापना की थी। केसरी का अर्थ पूछ लिया जाए तो शेर होता है, यह मराठी समाचार पत्र था और 1881 में आपने देखा ही कि बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना किया था। और तिलक जी ने दोस्तों मराठा नामक समाचार पत्र भी निकाला था जो अंग्रेजी में था, इसे भी आपको दिमाग में रखना है। निम्नलिखित में से आगरा के किले का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा कराया गया है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो आप बताएं कि शाहजहां तो आप जानते हैं कि जो है ताजमहल के बारे में कि ताजमहल का निर्माण उन्होंने कराया, इसे भी आप बिल्कुल याद रखिए, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है आगरा के किले में जो है आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। 1665 ईस्वी में अकबर द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था, यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और 1983 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किस क्रांतिकारी द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का आप उत्तर हमें बताएं और बिल्कुल कमिटमेंट है कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सूरसेन। तो दोस्तों ये बहुत ही छुपा हुआ एक लेख था और इसकी जो दी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये भगवती चरण बोहरा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे और भगत सिंह के साथी थे। तो जो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब है वो इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, आप जरूर इन्हें बताइए और ज़रूर 1 से 2 बार इस क्लास को देख के जाइए। और ये 50 प्रश्न बिल्कुल रामबाण प्रश्न हैं, इन्हें आप अपनी दिमाग में बैठाएं और इस क्लास को 2 बार देखिए, आपका ज़रूर जो है आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके लिए बहुत सपोर्टेबल होंगे। और दोस्तों हमारी आने वाली और भी क्लासेस को आप ज़रूर देखें, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी प्लेलिस्ट का अध्ययन करें, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आइए सत्यमेव जयते के साथ में हम लोग अपने क्लास का एंड करते हैं और अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।